Yes, good evening all of you. So today we continue with chapter 6 in science, and that is the life process. It is 5th chapter I think. इस पे 6 लिखा हुआ है. And today's topic is lymph. देखो सबसे पहले lymph क्या होता है. देखो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया था, उसके चेम्बर्स के बारे में, ठीक है, उसके ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में. आज हमारा टॉपिक है लिम्फ. ठीक है, लिम्फ क्या होता है देखो, एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड द फंक्शंस ऑफ लिम्फ. सी लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये एक कलरलेस फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है. इट इज़ अ कलरलेस टिश्यू फ्लूइड आप बोल सकते हो. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the lymph or tissue fluid. हमने पहले भी देखा कि कैपिलरीज क्या होता है, ब्लड से जो भी एनर्जी सेल्स को चाहिए होती है. कैपिलरीज क्या है, एक वॉल्स है एक तरह से. ठीक है, वो भी ट्यूब ही है. ठीक है, वो भी क्या है, ब्लड वेसल्स है. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स है. तो कैपिलरीज से मतलब ब्लड से जो भी फूड सेल को चाहिए होता है वो कैपिलरीज के थ्रू मिलता है. कैपिलरीज क्या होता है, वो पोरस होता है, उसमें होल्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे खड्डे होते हैं, उस खड्डे से जो भी है मटेरियल का एक्सचेंज होता है. तो सेल्स को जो भी नीड होती है, जो भी ब्लड से मिलता है, वो कैपिलरीज के थ्रू मिलता है. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल्स में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एंटर करता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स हैं, वो तो है ही, क्योंकि उसके बेसिस पे ही एक्सचेंजेस होता है. सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स जो एस्केप होते हैं और जाते कहाँ हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जो टिश्यू होते हैं. ठीक है, टिश्यू क्या है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहा जाता है. ठीक है, उन स्पेसेस में ये सारी चीज़ें चली जाती है, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स. ठीक है, टू फॉर्म अ लिम्फ, और वहाँ पे लिम्फ बनता है, दैट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड. सी लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कंटेन्स लेस प्रोटीन. ये मेन पॉइंट है इसकी कि लिम्फ जो है वो प्लाज्मा की तरह होता है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन कम होता है. सी लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्जर वेन्स. तो बोला गया है अब ये लिम्फ कहाँ जाता है, लिम्फ जाता है, ड्रेन मतलब निकलना. ड्रेन का मतलब होता है जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, ड्रेन पाइप होता है, पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है. ड्रेन का मतलब होता है निकलना. तो लिम्फ जो है वो ड्रेन करता है कहाँ पे, लिम्फेटिक कैपिलरीज में. ठीक है, फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. देखो आपका फ्लूइड बन कहाँ रहा है, लिम्फ क्या है, एक कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है. वो कहाँ बन रहा है, सेल्स के बीच में. ठीक है, किसके बेसिस पे बन रहा है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्रोटीन के बेसिस पे. ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पे प्रोटीन कम होता है. इट इज़ लाइक अ प्लाज्मा ऑफ ब्लड, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन कम होता है. अब क्या हो रहा है, ये जो लिम्फ है, ठीक है, ये ड्रेन हो रहा है. कहाँ ड्रेन हो रहा है, लिम्फेटिक कैपिलरीज. ठीक है, मतलब बन कहाँ रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस में, लेकिन वहाँ से निकल के जा रहा है कैपिलरीज में, जिसे लिम्फेटिक कैपिलरीज कहा जाता है. ठीक है, विच जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल. और ये कहाँ जॉइन हो रहा है, जाके लार्ज लिम्फ वेसल के साथ, और उसमें से फाइनली ये ओपन हो रहा है इनटू द लार्जर वेन, और जनरली कहाँ जाएगा, टू द लार्जर वेन्स तक जाएगा. फंक्शंस क्या है देखो इसके. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है वो लिम्फ तक जाता है. इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. और ये क्या कर रहा है, ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है, ठीक है, अगेन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सेल के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा, एक्सेस मतलब ज़्यादा. ठीक है, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा फ्लूइड होता है वो वापस ब्लड में जाता है. ठीक है, ये इसके फंक्शन है. नाउ इसके बाद है देखो ब्लड प्रेशर. ध्यान से सुनना. ब्लड प्रेशर मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी कोई भी लिक्विड का जब फ्लो होता है, ठीक है, तो जहाँ पर भी फ्लो होता है ना, वो उसके वॉल्स में, आज जैसे अपना ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज, वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, ये ब्लड वेसल्स है. ठीक है,
कोई भी चीज़ फ्लो होगी, अगर आपको वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन आपने पाइप के थ्रू पानी तो स्प्रेड किया होगा, ठीक है। तो जब कभी वाटर पाइप के अंदर से बहता है, वो जो लिक्विड है, वाटर जो है, जब वो फ्लो होता है तो वो क्या करेगा, वो अपने आसपास का जो वॉल है, जो मतलब वो जो ट्यूब है, पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर से बह रहा है, उसके जो वॉल्स हैं ट्यूब के, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। जैसे काफ़ी बार तुमने पानी स्प्रे किया लेकिन नलके का प्रेशर उतना नहीं है, तो ट्यूब के अंदर पानी उतना नहीं आता, तो प्रेशर हाई नहीं, लेकिन प्रेशर तो है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो क्या होता है कि जो वॉल्स हैं पाइप की, उसके ऊपर प्रेशर भी लो ही एक्सर्ट होता है और फुल तेज़ी से पानी आता है, तो उस समय आप क्या करते हो भाई, उस समय पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट कहाँ कर रहा है, प्रेशर जिसके अंदर से वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ब्लड का प्रेशर भी वही होता है। ब्लड जो है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो ब्लड की वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्यों कहा जाता है, दे कैरीज ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू अगेन बैक टू द हार्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन प्रेशर क्रिएट हो क्यों रहा है, ब्लड के कारण, ब्लड के फ्लो के कारण, ठीक है। जैसे आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर अगर पानी डालते हो तो पानी क्या कर रहा है, पानी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ग्लास की वॉल्स के ऊपर। तो ये ग्लास क्या है, तुम्हारी आर्टरीज है या वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं, ये ब्लड वेसल है सपोज कर लो, ठीक है। ग्लास जो है तुम्हारा ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो पानी है वो ब्लड है। तो कोई भी जो लिक्विड है जिस कंटेनर के अंदर होता है, आप बोलोगे सर ट्यूब को कंटेनर थोड़ी बोलते हैं, ट्यूब भी कंटेनर है भाई, ट्यूब के अंदर ब्लड का है, इट कंटेन्स ब्लड। कंटेनर खाली मतलब डब्बे थोड़ी होते हैं भाई, या जो तुम ट्रक के पीछे देखते हो, टैंकर के पीछे देखते हो, उसी को कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर नॉर्मली तुम्हारा कंपास बॉक्स भी कंटेनर है, तुम्हारी वाटर बॉटल भी कंटेनर है, ठीक है। द थिंग विच कंटेन्स वॉट एवर, वाटर बॉटल कंटेन कर रही है पानी, जूस वगैरह जो भी आप कंटेन कर रहे हो, कंटेनर है। कंटेनर का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये मुट्ठी बंद कर दी, मुट्ठी के अंदर अगर जो कंटेन कर रहा है हवा है, तो भाई इट कंटेन्स एयर, ठीक है, तो ये भी कंटेनर हो। कंटेनर का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता, समझ में आया। तो कभी भी लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर फ्लो हो रहा है वो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। मैं हाल फिलहाल हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ब्लड प्रेशर समझा रहा हूँ। सी द फोर्स दैट फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। ब्लड जिसमें से बह रहा है, ब्लड अगर आर्टरीज में से बह रहा है, आर्टरीज के अंदर से बह रहा है तो वो ब्लड वेसल हुई, आर्टरीज ब्लड वेसल हुई, वेन्स में तो वेन्स ब्लड वेसल हुई, कैपिलरीज तो कैपिलरीज ब्लड वेसल हुई। तो ब्लड के बहने से जब वो उसके ब्लड वेसल की वॉल से टकराता है, ठीक है, अब ये क्या है, ये नसें हैं, इसके अंदर इसको काटूंगा तो खून ही निकलेगा, ठीक है। तो ये जो बह रही ये नस जो है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। अब काफ़ी बार मैंने उस दिन आपको बोला कि सर्जरी के टाइम पे हमेशा पहले हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा तो नहीं है, खास करके क्योंकि ज़्यादा होगा और कट लगेगा ना, ऐसे उड़ेगा खून। तो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो खून बह रहा है उसका स्पीड नॉर्मल स्पीड होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है 120 और लोएस्ट होता है 80, 120 80 बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो कि ब्लड का प्रेशर अंदर जो ब्लड घूम तो रहा ही है, रुक तो गया नहीं है, रुकेगा तो पैरालाइज हो जाएगा भाई, ठीक है। जहाँ पे जम जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो पैरालाइज होगा, उस पार्ट में पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ से अगर प्रेशर हाई होगा या नॉर्मली जो भी प्रेशर है अभी अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये जो नस है वो ब्लड वेसल है, उसके अंदर से ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बहते वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है इसकी वॉल्स पे, लेकिन वो उतना प्रेशर भी नहीं है भाई, ठीक है, कि वो फट जाए। जैसे आपने सुना होगा ना, नस फट गई, ठीक है, तो नस कैसे फट जाती है भाई। आज अगर जो आपका पाइप होता है, पानी का पाइप होता है, अगर वो पाइप टूट जाता है, अगर सपोज कर लो, तो चलो एक रीज़न होगा कि बहुत पुराना है, लेकिन नया पाइप है या क्या, फिर भी अगर फट गया तो पानी का प्रेशर अगर बहुत 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 ज़्यादा होगा शायद, तब जाके ये चीज़ होगी। तो वैसे ये ब्लड वेसल है,
अगर प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है तो नस फटेगी, ठीक है, वो ब्लड वेसल फट जाएगा करके। ठीक है, समझ में आया? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो होता है तो जिस ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसकी वॉल्स में क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, अब इसका नाम याद रखना, सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़ जाना, ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो सिकुड़ जाना। अब सिकुड़ने से क्या होगा, वो आगे की तरफ जब जाता है ना तब सिकुड़ता है। जब ब्लड का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रिलैक्सेशन कब होगा, जब ब्लड आता है, हमने देखा था, जब ब्लड आता है तो रिलैक्सेशन होगा, और जब ब्लड जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऐसे याद रखो कि सपोज़ कर लो कि कोई आप सपोज़ मैं रुमाल एकदम गीला करके आ जाता हूँ बहुत, फिर मैं उसको दबाता हूँ, दबाऊँगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फ्लो से पानी बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखो कि जब ब्लड जाने वाला है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब ब्लड आता है तब वो रिलैक्स होता है, क्योंकि हमेशा रिलैक्स कब होता है, जब ब्लड आता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो बोला गया है कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल क्या होता है, क्योंकि जब एट्रियम में से वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, तो एट्रियम में से अगर वेंट्रिकल में जाएगा तो एट्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, दैट इज रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। द नॉर्मल systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm Hg, ठीक है। जब रिलैक्सेशन होता है तो 80 mg होता है, ठीक है, 80 mm of Hg, और जब हाई प्रेशर होता है, एक तरह से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो निकलता है, जाता है, ठीक है, तब कितना होगा, 120 mm of Hg, ठीक है। तो डायस्टोलिक जो प्रेशर है तब 80 mm, और सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है, जा रहा है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तेज़ी से निकलेगा, तेज़ी से निकलेगा तो वो कम mm नहीं होगा ना, वो ज़्यादा mm होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, 120 mm, और जब कोई चीज़ रिलैक्स होती है तो बट ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होगा। इस तरह याद रखो कि कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी चीज़ का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब हम उसको निचोड़ रहे हैं, सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें से चीज़ बाहर निकलेगी तेज़ी से। आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, वहाँ से जो भी लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और तेज़ी से बाहर निकलेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। समझ में आया? नाउ सी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, यहाँ पे सुनो अच्छे से। सी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे टेक इन सिंपल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। प्लांट्स क्या लेता है, प्लांट CO2 लेता है, H2O लेता है, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल होना ज़रूरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये CO2 और H2O क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। CO2 इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्रॉम सॉइल रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ली जाती है, एंड अदर सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant's body। याद रखना हमेशा कि distance between the soil and soil contacting organs and chlorophyll containing organs, तो बोला गया है सॉइल और क्लोरोफिल के बीच का डिस्टेंस अगर कम हुआ तो ईजीली सॉइल से जो भी मटेरियल हमें प्लांट्स तक पहुंचाना है, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, वो ईजीली डिफ्यूज़ हो जाता है।
लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे मुश्किलें आती है. बट इफ़ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज देन डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट. सो इन हायर प्लांट्स, क्योंकि हायर प्लांट्स में क्या होगा, हाइट एकदम लंबी हो जाएगी. So in higher plants to provide raw material in leaves and energy in roots, a proper transportation system is essential. ठीक है, तो हायर प्लांट्स में क्या होगा, डिफ्यूजन वैसे नहीं होगा उतना, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ऑर्गन्स के बीच में और सॉइल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन होने में डिफ़िकल्टी होगी. See, the plants obtain carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil, and with the help of chlorophyll in their cells transform the solar energy into chemical energy through the process of photosynthesis. ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, आपको पता ही है अच्छे से, हमने 13 चैप्टर में भी देखा कि जनरली जो प्लांट्स हैं वो CO2 एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और H2 और मिनरल्स सॉइल में से और सनलाइट लेते हैं, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब वो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फूड तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. In this process they synthesize मतलब they use carbohydrates, glucose. The absorbed water and minerals are required to transport it to different parts of the plant body. तो बोला गया है कि ये जो पानी और मिनरल्स जो उन्होंने सॉइल से लिए, सॉइल से किसने लिए, रूट्स ने, और रूट्स क्या करेगा, रूट्स ट्रांसपोर्ट करेगा उनको टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. See, if the distance between, वही जो पहले लिखा था वही समझाया है, if the distance between the roots and the leaves is less and negligible, the energy and raw material including water can easily be transported in all the parts of the plant body just through the process of diffusion. ठीक है, अगर रूट्स में, ठीक है, रूट्स और अदर ऑर्गन्स के बीच में अगर गैप कम है, ठीक है, मतलब ये छोटे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो रूट्स सॉइल में से वाटर और जो दूसरे मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में इजीली पहुंचा देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन अगर हायर प्लांट्स हैं तो क्या होगा कि रूट्स और जितने भी प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं उनके बीच का गैप ज़्यादा हो जाएगा. गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इन दैट केस वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी डिफ्यूजन प्रोसेस में, क्योंकि प्लांट्स के हर एक ऑर्गन्स तक सारा का सारा पानी या मिनरल पहुँचाना उसमें डिफ़िकल्टी होती है. See, transportation system means conducting system. See, when in the plants the distance between the roots and the leaves is more, the process of diffusion is not sufficient. Roots और leaves के बीच में अगर distance ज़्यादा है, gap ज़्यादा है, मतलब higher plants की बात हो रही है, तो उसमें diffusion जल्दी नहीं होता. Therefore, there is suitable conducting system. The plants are stationary, so they do not need much energy as compared to the motile animals. तो बोला गया प्लांट स्टेशनरी एक जगह फिक्स है और घूमते फिरते थोड़ी एनिमल्स की तरह. तो कंपैरेटिवली अगर हम एनिमल से कंपेयर करें तो प्लांट्स को यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए होता है, ठीक है. मोटाइल एनिमल्स मतलब जो मूव करते हैं, मूवेबल एनिमल्स. इवन देन द एनर्जी स्टोर्ड इन लीव्स and the raw material and water absorbed by roots are transported to different parts of the plant body. तो क्या हो रहा है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो एनिमल्स की तरह घूमते फिरते नहीं हैं, ठीक है. और प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो लीव्स में स्टोर होता है, ठीक है. और जो भी रॉ मटेरियल और वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इन दिस केस क्या हो रहा है कि एनर्जी स्टोर होती है इन द लीव्स, और जो भी पानी मिनरल्स जो भी रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ईज़िली जो भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक ईज़िली वहाँ तक पहुँच रहा है. सी, देयर आर टू इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग टिश्यूज़ इन प्लांट्स, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है. ये क्या है, दीज आर द टिश्यूज़. एंड व्हाट आर टिश्यूज़, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों क्या है, टिश्यूज़ हैं, और ये दोनों के दोनों मदद करते हैं. लेकिन जाइलम का जो मेन पॉइंट है और फ्लोएम का, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो देखो. फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो जाइलम क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि रूट्स कहाँ है, हमेशा सॉइल के अंदर है. सॉइल के अंदर जो भी पानी है या मिनरल्स हैं, ठीक है, पानी के साथ मिनरल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो सॉइल के अंदर क्या है, आपके प्लांट्स के रूट्स हैं,
रूट्स क्या करता है, पानी और जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करता है और वो ऊपर की तरफ भेजेगा, ठीक है। ये जाइलम टिश्यू करता है। फ्लोएम क्या कर रहा है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब फ्लोएम क्या करता है, जो लीव्स खाना बना रहे हैं, ठीक है, लीव्स जो खाना बना रहे हैं वो खाली नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम, ठीक है। ये क्या ट्यूब्स हैं एक तरह के, ऐसे सोचो कि वैसे ये टिश्यूज़ हैं लेकिन दीज आर द ट्यूब्स। जाइलम क्या करता है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो रूट से सारा का सारा मिनरल्स और जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाता है। अब लीव क्या करता है, लीव खाना पका रहा है, लीव खाना बना रहा है। ये खाना जो है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। सी वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, xylem consists of vessels and tracheids which form continuous water conducting channel। xylem के अंदर क्या है, they consist of vessels and tracheids, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली पानी देने का काम करते हैं, पानी है, मिनरल्स हैं। absorption of water by the roots, see roots, the root cells actively take up ions from soils। this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil। water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। तो जनरली आपका पानी वगैरह कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है पानी, मिनरल्स, वहाँ से रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम टिश्यू के थ्रू वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं। To eliminate the concentration difference between the soil and the roots, they study movement of water into root creates column of water। Due to the absorption of water by root cells, a pressure is generated to push water in xylem element। देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, जबकि नीचे से पानी खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है। नीचे से पानी क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जबकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आपका नीचे वाला जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसका पानी खुद ब खुद ऊपर वाली टैंक में पहुंच जाता है क्या भाई, नहीं होता है। मोटर चाहिए, ठीक है, सक्शन पंप चाहिए खींचने के लिए, तब वो जाके ऊपर जाएगा, ठीक है। अपने आप तो ऊपर जाता नहीं है, क्यों, वहाँ पे भी वही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है कि आप ऊपर की तरफ क्यों नहीं चल सक रहे हो भाई, ठीक है। तो पानी ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे जाइलम टिश्यू जो है उसमें से क्या हो रहा है कि पानी जो है वहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर तो क्रिएट हो रहा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा, जो उसके इफ़ेक्ट को नील कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स जो हैं नीचे की तरफ वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ही सॉइल के अंदर से रूट में पानी आया, रूट वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर क्रिएट करते हैं वहाँ पे पानी ऊपर जाने के लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज एक्ट कर रहा है, नहीं तो पानी ऊपर कैसे जाएगा भाई। सी ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट सेल्स अ प्रेशर इज जनरेटेड। यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है टू पुश वाटर इन अ जाइलम एलिमेंट है। तो भाई जाइलम टिश्यू है, जाइलम एक ट्यूब की तरह है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी ऊपर की तरफ ऊपर कैसे जाएगा भाई, जबकि ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर उतना प्रेशर भी नहीं है कि प्लांट्स के हाइट तक, मतलब ऊंचाई तक पानी को ले जाए। सो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। दो तरीके से पुल होता है, एक रूट धक्का देते हैं, लेकिन रूट जो है उतना भी धक्का नहीं दे पाते जाइलम के अंदर कि पानी एकदम ऊपर तक पहुंच जाए, और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल आता है। कैसे देखो, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है लीफ के ऊपर, ठीक है, स्टोमेटा में पहले देखा था ना, ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है, स्टोमेटा का रोल है। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। तो बोला गया है कि स्टोमेटा के थ्रू जो पानी
उड़ जाता है, पहले वेपर बन जाता है, वो किसके थ्रू रिप्लेस होता है? फ्रॉम द जाइलम वेसल्स, ठीक है, इन द लीफ. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. ये सब कुछ कनेक्टेड है. देखो, आपने पहले ट्रांसपिरेशन देखा था, ठीक है. देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका सॉइल है, ठीक है. सॉइल के अंदर H2O प्लस मिनरल्स हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो भी आपका प्लांट होगा उसके रूट्स नीचे होंगे सॉइल के अंदर. रूट्स क्या कर रहे हैं? रूट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है. तो पानी जैसे ही यहाँ पे रूट में पहुँचा, ठीक है, ये सपोज कर लो तुम्हारे जाइलम के टिश्यू है, ठीक है, और यहाँ पे अपना लीफ बना हुआ है. अब पानी यहां से रूट से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, रूट में जाएगा पानी. रूट के यहां से भी एक प्रेशर क्रिएट होता है. जैसे ही पानी यहां पे एंटर करेगा ना रूट्स में, यहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, रूट प्रेशर. लेकिन रूट प्रेशर उतना नहीं होता है कि पानी को धकेल दे. धक्का मार रहा है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है कि पानी को ऊपर की तरफ अलग अलग जो ऑर्गन्स है वहां तक धकेल ले. अब यहां पे दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल. क्या आता है? ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? देखो स्टोमेटा क्या करते हैं आपको पता है, यहां पे जो पोर्स होते हैं, ठीक है, यहां पे जो एक्सेस वाटर होता है वो इवापोरेशन की हेल्प से चला जाता है. अब ये जो एक्सेस वाटर इवापोरेशन की वजह से चला जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो एक पुल क्रिएट करता है, सक्शन पुल क्रिएट करता है. जो आपका पानी चला गया ना, कि आप यहाँ पे जो एक्सेस वाटर था, ठीक है, उसका इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट. तो वो जो पानी का इवापोरेशन हो रहा है उसकी वजह से एक पुल क्रिएट हो रहा है, सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है. और वो क्या कर रहा है? वो फिर यहाँ के जो पानी है वो यहाँ तक पहुँचाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक, ठीक है. समझ में आया? देखो आपका स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा जो मेन रोल है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस. उसके अलावा जो सेकेंड फंक्शन मैंने आपको बताया था, उस फंक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, कि जो भी एक्सेस वाटर जो सरफेस ऑफ द लीफ पे होता है, ठीक है, वो इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है. और वो इवोपोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है. अब वो जो इवोपोरेट हुआ ना पानी, उसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है. पुल मतलब खिंचाव क्रिएट हो रहा है. वो खिंचाव किसका क्रिएट हो रहा है? इस पानी का. अब ये क्या होगा? ये अपने आप जैसे मोटर खींचती है ना, नीचे वाले पानी को ऊपर वाले टैंक में पहुंचाने के लिए क्या कर रही है मोटर? वहाँ पे एक पुल क्रिएट कर रही है, खींच रही, पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, पानी ऊपर आ रहा है. तो वैसे ही यहाँ पे एक पुल क्रिएट होता है उस समय, और उस पुल की वजह से ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वो अलग अलग जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं. समझ में आया? See this pressure, the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. तो बोला गया स्टोमेटा में से वेपर के फॉर्म में जो पानी निकल गया, ठीक है, वो लॉस ऑफ वाटर हुआ वहाँ पे. तो ये लॉस ऑफ वाटर की भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे पानी चाहिए. तो वो कहाँ से आएगा? वो जाइलम से आएगा, क्योंकि जाइलम में उस समय एक पुल क्रिएट हो गया है. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. जो मैंने आपको बताया. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. क्योंकि दिन के देखो गर्मी जब ज़्यादा होगी, अब आप बोलोगे सर रात को भी तो गर्मी होती है, बराबर है, रात को गर्मी होती है क्योंकि प्लांट CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन दिन की गर्मी अलग होती है, सनलाइट की जो गर्मी होती है. तो जब सनलाइट होता है उस समय क्या होता है? जो पोर्स ओपन होते हैं स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं, तो उस समय इवोपोरेशन ज़्यादा होता है.
और इवोपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से उस समय ड्यूरिंग द डे वो पुल क्रिएट होता है, ठीक है। एक तरफ से क्या हो रहा है कि लीफ के जो पोर्स हैं, ठीक है, स्टोमेटा जो है वहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जाइलम से पानी का खिंचाव भी हो रहा है, पुल क्रिएट हो रहा है। Evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cell of roots. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the दिन के समय ट्रांसपिरेशन पुल मेन पुल होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस से पानी चला जाता है और वहाँ पे पानी होना चाहिए। पोर्स में से इवोपोरेशन के फॉर्म में पानी चला जाता है और वहाँ पे लीफ के पोर्स में पानी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, उस समय वो पुल क्रिएट होगा क्योंकि ज़्यादा पानी चला जाता है और वहाँ पे पानी चाहिए, तो उस समय वो पुल क्रिएट होता है, सक्शन पुल क्रिएट होता है और जाइलम से नीचे से पानी खिंच जाएगा लीफ की तरफ। एट नाइट इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज़ नेसेसरी फॉर द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। जो मैंने पहले बोला कि रूट में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। नाइट के टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ठीक है, नाइट के टाइम पे ज़्यादातर वेपराइज नहीं होता है क्योंकि सनलाइट नहीं है, हीट नहीं है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, तो रात के समय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जनरली नहीं हो रहा है। तो अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो सक्शन पुल भी नहीं होगा ना। तो रात के समय क्या होता है, रात के समय अगर लीफ तक पानी पहुंचाना है तो वहाँ पे रूट प्रेशर काम करेगा, ठीक है। एट नाइट इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज नेसेसरी फॉर द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। समझ में आया? मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, जनरली जो जाइलम जो है, जाइलम क्या है, टिश्यू है, फ्लोएम भी क्या है, टिश्यू, ठीक है। लेकिन जाइलम कौन सा टिश्यू है जो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। फ्लोएम पे हम बाद में आएंगे। जाइलम क्या करता है, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। समझ में आया? अब क्या होता है यहाँ पे, आपके जो रूट्स हैं प्लांट्स के, आपके रूट्स कहाँ हैं, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर क्या है, पानी और मिनरल्स हैं, डिजॉल्व मिनरल्स हैं, ठीक है, जो पानी के साथ घुल मिल गए हैं। अब रूट्स जो है वो पानी यहाँ से ले रहा है, तो पानी और जो भी डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो यहाँ तक रूट्स में पहुँच गए, ठीक है। जैसे ही पानी रूट में पहुँचता है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रूट प्रेशर। लेकिन भाई रूट प्रेशर इतना भी नहीं होता दोपहर के समय, दिन के समय, कि आपका पानी खुद ब खुद ऊपर चला जाए। कहाँ ऊपर, कहाँ, लीव्स तक, ठीक है। तो दोपहर के समय, दिन के समय ट्रांसपिरेशन होना ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन पुल होना ज़रूरी है। रूट प्रेशर तो होता ही है, ठीक है, रूट प्रेशर तो होता ही है, लेकिन दिन के समय, ठीक है, जब सूरज होता है उस समय ट्रांसपिरेशन का पुल होने का ज़रूरी है। वो क्योंकि रूट प्रेशर उतना भी नहीं होता दिन के समय कि पानी ऊपर तक, लीव्स तक चला जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा के टाइम, मतलब स्टोमेटा क्या करता है, जो एक्सेस वाटर होता है लीफ के ऊपर, ठीक है, जो एक्सेस वाटर होता है लीफ के ऊपर, वो इवोपोरेशन के थ्रू वो पानी पूरा चला जाता है। जैसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब लीफ के पोर्स में से जो एक्सेस वाटर का जो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इवोपोरेशन, उसी समय एक पुल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल, ठीक है। एक पुल क्रिएट होता है, वो खींचता है। जैसे ही यहाँ पे इवोपोरेशन होगा ना, जैसे ही यहाँ पे पानी का इवोपोरेशन होगा, उस समय क्या होता है, उसी समय एक पुल क्रिएट होता है। जैसे तुम सपोज कर लो कि पानी भरा हुआ है नीचे टैंक में, लेकिन तुमने मोटर चालू नहीं की, तो जैसे ही मोटर चालू की तो क्या हुआ, पुल क्रिएट हुआ, नीचे का पानी ऊपर जाएगा या मोटर चालू हुई। जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुआ वहाँ पे एक मोटर चालू हो गई, पुल क्रिएट होता है। पुल क्रिएट होता है तो क्या होता है, यहाँ का पानी लीफ तक जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ डे टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी, ट्रांसपिरेशन पुल इज़ वेरी नेसेसरी, बट ड्यूरिंग अ नाइट टाइम ट्रांसपिरेशन नहीं होता, उस समय रूट प्रेशर के हेल्प से पानी ऊपर चला जाता है। समझ में आया? क्लियर है? इस देवांशी